गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 9 में योग को पढ़ाने की कौन सी विधि है, जिसमें योगाभ्यासों के अध्यापन विधि की चर्चा है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले घटक। ये घटक कल हम लोगों ने देखा था, 5 घटक की चर्चा हुई थी, तो हमने कहा था इसको ग्राफिक्स बना करके एक प्लेट पर आज रखेंगे। आज आपके सामने है, जिसमें अध्यापन विधि जो भी आप चूज करते हैं पढ़ाने के लिए, उसको प्रभावित करने वाले जो घटक हैं उसमें से 5 घटक की चर्चा हुई है। पहला है विषय वस्तु, दूसरा है छात्रों के पहले उसका क्या बैकग्राउंड रहा है उसको जानना, ये भी अध्यापन विधि को प्रभावित करते हैं। फिर अध्यापक, फिर सुविधाएं और फिर वैज्ञानिक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। विषय वस्तु में देखा था कि विषय वस्तु के हिसाब से तय होता है कौन सा अध्यापन विधि हम चुन रहे हैं, तो विषय वस्तु के हिसाब से जब उसको मैच करते हैं तो अप्रोप्रिएट हम अध्यापन विधि को चुन सकते हैं। जिन छात्रों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिन पर हम अध्यापन विधि इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो पहले से उस विषय के बारे में कितना जानते हैं, उनका कितना अनुभव है, ये भी हमें अध्यापन विधि को, सही अध्यापन विधि को चुनने में मदद करता है। अध्यापक के बारे में कहा गया था कि एक शिक्षक अगर उस अध्यापन विधि को अच्छे से जान रहा होता है तो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, यानी अध्यापक का दक्ष होना जरूरी है उस अध्यापन विधि में। साथ ही अध्यापक की कई खूबियां बताई गई थी जो हम लोग अभी नीचे देखेंगे। फिर चौथी बात आई थी सुविधाएं। आप पढ़ाने जा रहे हैं, आपको कौन कौन सी सुविधाएं वहां मिल रही हैं। आप अगर प्रैक्टिकल क्लास लेने जा रहे हैं तो स्पेस है या नहीं, योगा मैट्स है या नहीं, सत्कर्म के लिए खुली जगह है या नहीं। तो अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो आप वो अभ्यास ठीक से नहीं करवा पाएंगे। वैज्ञानिक सिद्धांत में कहा गया था कि हम, वैज्ञानिक मतलब इसमें साइंटिफिक तरीके से जैसे हम योग करा रहे हैं तो शरीर के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, मन के बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो उससे संबंधित जो जो शाखाएं हैं उसका पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए। और हम सिद्धांत में भी 5 सिद्धांत भी देखेंगे, जिसमें हम लोगों ने कल शुरू कर दिया हुआ था, 2 सिद्धांत तक देखा था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कह रहे थे अच्छे अध्यापक के अंदर कौन सी खूबियां होनी चाहिए, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको बस रिपीट कर रहे हैं। उनका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, अध्यापन कार्य जो करा रहे हैं उससे उनका प्रेम होना चाहिए, दूसरों की रुचि और अनुभव का ध्यान रखते हुए आदान प्रदान, दूसरों को भी मौका देना चाहिए अपनी बात रखने का और अपने अनुभव भी शेयर करने चाहिए। छात्र की स्थिति में अपने को ढाल सकने की योग्यता उनके अंदर होना चाहिए। छात्रों को हतोत्साहित ना करते हुए जो वो सवाल पूछ रहे हैं उनकी जिज्ञासा को दूर करना चाहिए। व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए शिक्षक का, खुद की जीवन शैली से भी वो आदर्श प्रस्तुत करे, जो वो कह रहे हैं वो अपने जीवन में उसको उतार भी रहे हैं, ये भी जरूरी है। छात्रों के प्रति उनका प्रोफेशनलिज्म का व्यवहार होना चाहिए, यानी जो कर्तव्य उनको दिया गया उस कर्तव्य को निभाना ही व्यवसायिक उत्तरदायित्व कहलाता है। आवाज मधुर और प्रभावी होना चाहिए, यानी स्पष्ट तरीके से आप अपने निर्देश को दे पाए, शालीनता से दे पाए, कि यही आपकी प्रभावी होगी, आप प्रभावी तरीके से फिर उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया हुआ था, आज हमें इससे आगे देखना है। हाँ, ये हम देख रहे थे अध्यापन विधियों के स्रोत, यानी अध्यापन विधि आप तैयार करेंगे तो उसमें जो वैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर बात आई थी, उसमें 5 सिद्धांत अब यहाँ पढ़ेंगे। ये पांचों सिद्धांत आपको सोर्स का काम करता है अध्यापन विधियों को तैयार करने में, अध्यापन विधि के स्ट्रक्चर को तैयार करने में। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर रचना क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत, समाज वैज्ञानिक सिद्धांत, ये 5 सिद्धांत में हम लोगों ने यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देख लिया था। हमने ये कहा था शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत थोड़ा बड़ा है, इसलिए कल उसको कवर नहीं किया था। आज हम लोग तीसरे सिद्धांत से देखेंगे। तीसरा सिद्धांत का नाम है, यानी कि आपको शरीर की रचना, कहते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको जानना चाहिए शरीर का, उसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो योग में तो बहुत जरूरी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका अच्छा होना ही चाहिए। ये सिद्धांत के तौर पर किन बातों पर हमें ध्यान रखना होता है मोटा मोटा, उसकी चर्चा हम लोग इस सिद्धांत में करने जा रहे हैं। जैसे कि हम योग प्रैक्टिकल कराने जा रहे हैं तो हर उम्र हर लिंग को हम कराते हैं उनकी समस्या के हिसाब से।
जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा कि पुरुष और महिला दोनों के शरीर में अंतर होता है, तो दोनों के शरीर का अंतर नहीं समझेंगे, तो अगर कोई महिला बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी से इसके साथ कोई अभ्यास कर रही है, कोई पुरुष नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि अरे ये क्यों नहीं कर पा रहा, इसका मतलब तुम अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो, जबकि स्थिति ये नहीं होती। जनरली महिलाओं में फ्लेक्सिबिलिटी यानी फैट टिश्यूज ज्यादा होते हैं, इसी वजह से उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। पुरुषों के मसल्स मजबूत होते हैं, इस वजह से उनमें फ्लेक्सिबिलिटी महिलाओं की अपेक्षा विद रिस्पेक्ट टू वुमेन कम होता है। ये एक मेन कारण है। हालांकि दोनों लोग अपनी अपनी क्षमता को विशेष अभ्यास से बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। तो दोनों की क्रियात्मक स्थिति और रचनात्मक स्थिति महिला और पुरुष के शरीर की अलग अलग होती है। आज हम लोग उस भेद को समझेंगे। पुरुष के लिए कहा गया शारीरिक रचना की दृष्टि से पुरुष मजबूत होते हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, जो काम ज्यादा करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो इसलिए उनकी शरीर जो है वो ऐसे ही मजबूत हो जाता है। और लंबे हजारों साल की प्रक्रिया में मानव इतिहास के तो ये ऐसा चला आया कि उनका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो गया, महिलाओं का थोड़ा दुर्बल हो गया। तो अभी की स्थिति यही है, अभी का जो साइंस कहता है, स्त्रियां शारीरिक तौर पर दुर्बल होती हैं। मांसपेशियों की बात हो रही है, मानसिक तौर पर तो बहुत मजबूत होती है। उसके बाद है हड्डियां, टखने तुलनात्मक रूप से कमजोर होते हैं महिलाओं का। अब ये कहा जा रहा है, ये पुस्तक में लिखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। स्त्रियों में देखिए, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, टिश्यूज फैट टिश्यूज ज्यादा होते हैं पुरुषों में। फैट टिश्यूज, अब एक आध उदाहरण मत ले लीजिए, किसी मोटे आदमी को देख लिया और कोई पतली महिला को साइड में खड़े करने देखिए, दोनों में किसमें फैट टिश्यूज ज्यादा है, तो ये सिद्धांत गलत हो गया, ये नहीं है। अब अगर हम आते हैं मसल्स की बात करें कि महिलाओं में जो मसल्स है, पुरुषों में जो मसल्स है, उसका वजन उसकी बॉडी के रिस्पेक्ट में कितना होता है। तो पुरुषों में देखिए मसल्स ज्यादा होता है, मसल्स ज्यादा मतलब भार ज्यादा होता है मसल्स का। पेशियों का भार यानी मसल्स का भार पूरे शरीर के भार का 41.8% होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुरुषों में कितना होता है, पूरा शरीर अगर हमारा 100 किलो का है, तो 41.8 केजी हमारा उसमें मसल्स है, उसके अलावे बाकी चीजें। स्त्रियों में यही चीज अलग हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री है, वो 100 किलो की है, तो उनमें जो मसल्स का भार होगा 35.8 केजी उनका मसल्स होगा 100 केजी। इसी हिसाब से आप निकाल लीजिए, परसेंटेज है, जिनका जितना किलो है अपना अपना निकाल लीजिए, किसमें कितना भार है मसल्स का। और क्या अंतर, तो ये अंतर है, ये अंतर एग्जाम में पूछा जाएगा। अंतर के हिसाब से ही आपको ये ज्ञान होगा, तो आप जब योग कराएंगे तो उसमें इन बातों का ध्यान रखें। और वसा ज्यादा होने से पेशीय कार्य क्षमता कम हो जाती है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट्स है। जिनके अंदर फैट टिश्यू ज्यादा होंगे, उनके मसल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये तो अब किसमें ज्यादा फैट टिश्यूज होते हैं, सामान्यतः कहा गया है महिलाओं में, तो उनके मसल्स के कार्य क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं पेट की जो मांसपेशियां होती है, वो कहा गया है पुरुषों का के पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है। ये तो प्रकृति प्रदत्त वाली बात हो गई। पेट की मांसपेशियां पुरुषों की मजबूत होती हैं, लेकिन महिलाओं की कमजोर होती है, क्योंकि उनको बहुत सारे प्राकृतिक ऐसी चीजें हैं जिससे उनको गुजरना पड़ता है। प्रसव है, गर्भपात वाली पीड़ा होती है, कई बार प्रजनन से समस्याएं होती है, और मासिक धर्म होता है। इन सब वजहों से भी उनको बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है, जो पुरुषों को नहीं झेलनी पड़ती। तो पेट की, उदर की मांसपेशियां थोड़ी कमजोर हो जाती है, और पेट की मांसपेशियों में टोन नष्ट हो जाता है। टोन नष्ट होना मतलब इलास्टिसिटी जो है, जो उसके स्वस्थ होना चाहिए जो मसल्स, वो स्वस्थता उसमें हेल्दीनेस खत्म हो जाता है। तो टोन खत्म होना यहाँ पर अगर देखें इस संदर्भ में, तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इसलिए देखते हैं ना, पेट थोड़ा सा प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, थोड़ा सा पेट में ऐसा सिकुड़न सा आ जाता है, लटक सा जाता है, लेकिन उसको भी आप अब योगाभ्यास से काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर कहा गया है शारीरिक बनावट में, और क्या शारीरिक बनावट में है, वक्ष स्थल
कमर चौड़ा होता है, किनका? पुरुषों का। वक्षस्थल और कमर चौड़ा होता है, इससे शारीरिक क्रिया पर मजबूती आती है, प्रभाव पड़ता है। स्त्रियों की कमर पतली होती है, वक्षस्थल छोटा होता है, पीठ की निचली मांसपेशियां भी छोटी होती है, पीठ के नीचे की जो मांसपेशियां होती है वो भी छोटी होती है, जिससे उनको कई बार आगे झुक जाती है, लोडोसिस की समस्या आ जाती है, इसको अग्रकुब्जिता की समस्या कहते हैं। वैसे अग्रकुब्जिता पुरुषों में भी होती है, लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा होती है, ये ध्यान देना अगर आपको एग्जाम में आ जाए। ऐसा नहीं बिठा लेना मन में कि पुरुषों में लोडोसिस की समस्या नहीं होती, बहुत सारे पुरुषों में होती है लोडोसिस की समस्या। लेकिन आप अगर हॉस्पिटल में जाएं, देखें कि अगर ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में भी जितने लॉर्डोसिस के पेशेंट हैं तो उनमें कितने पुरुष हैं कितने महिला हैं, तो आप ये पाएंगे कि उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि प्राकृतिक तौर पर या साइंटिफिक तौर पर उनकी बनावट शरीर की ऐसी होती है, मसल्स जो है पीठ की मांसपेशियां थोड़ी छोटी होती हैं, जिससे वो आगे झुक जाती है। इसीलिए जिनको रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या होती है, डॉक्टर भी उनको ये कहते हैं कोर मसल्स और पीठ की मांसपेशियों को, जो रीढ़ की हड्डी के साइड की मांसपेशियां खास करके, और जो कोर मसल्स आपका, फिर वो कोर मसल्स मांसपेशियों से जुड़ी हैं, उसको मजबूत कीजिए एक्सरसाइज के द्वारा, योग के द्वारा, स्ट्रेंथिंग के द्वारा। तो क्या होगा, कमर दर्द की समस्या अपने आप आपका कंट्रोल में रहेगा। ठीक नहीं होगा, अगर किन्हीं को डिस्क जो है कम हो गया हुआ है, कोई दिक्कत है, तो पूरी तरह ठीक नहीं होता है, आप उसको मांसपेशियों को मजबूत करके उस समस्या से निजात पा सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पुरुषों में लंबो सेक्रल एंगल 133 डिग्री का होता है। लंबो और सेक्रल, लंबर और सेक्रल नीचे वाला जो बोन्स होता है, लंबर बोन्स कितने होते हैं? L1 से L5 तक होते हैं, और फिर सेक्रल वाला बोन्स होता है, तो उनके बीच जो एंगल बनता है, जो कोण मिलता है, यानी कि देखिए रीढ़ की हड्डी कैसे होती है? एस टाइप में होती है, सीधी नहीं होकर के वो एस टाइप में होती है, तो वो कोण बनता है। लंबर और सेक्रल जो डिस्क है, वहां पर डिस्क या कहें या वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के पास कोण बनता है। तो कोण पुरुषों में 133 डिग्री का कोण होता है, और महिलाओं में 138 डिग्री का कोण बनता है। 133, 138। तो जिसमें ज्यादा कोण बन रहा है उनको बैक पेन की समस्या ज्यादा, महिलाओं को इसीलिए जो है बैक पेन की समस्या ज्यादा होती है। आपको ये एग्जाम में आ सकता है। लंबोसेक्रल एंगल योगाभ्यासों के अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक कहा गया, पुरुषों में कितना होता है? 133 डिग्री, और महिलाओं में 138 डिग्री, 5 डिग्री ज्यादा होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट डायरी आपका है उसमें इसको नोट कर लीजिए। अब आए पेशी तान के बारे में। तो जो मसल्स टोन होता है, पेशी तान मतलब मसल्स में जो टोन होता है, वो हमारे शरीर की क्रियाओं गतिविधियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो एक सतत संकोच की क्रिया होती है। संकोच मतलब कि कोई मांसपेशियां कितनी सुधर सकती है, कितनी फैल सकती है, उसमें जो इलास्टिसिटी होती है, यहाँ इलास्टिसिटी के संदर्भ में कहा गया है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा हो गई, ढीली हो गई, तो आप उसको योग के अभ्यास के द्वारा उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। शिथिलीकरण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो उसको योग के अभ्यास के द्वारा काफी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। पेट की मांसपेशियां पेट के अंगों को अपने स्थान पर रखने में मदद करती है। जब हम लोग मसल्स पढ़ेंगे और स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, यानी यानी जो स्केलेटन सिस्टम होता है ना, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम को भी साथ में पढ़ने की परंपरा होती है। दोनों आपस में जुड़े हैं तो बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ना होता है। तो मस्कुलर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कार्य में देखेंगे, मांसपेशियों का कार्य है कि जितने अंग हैं उसकी रक्षा करने के साथ साथ उन अंगों को सही स्थान पर बनाए रखें। अब मान लीजिए हमारी पेट की मांसपेशियां फैल गई है, तो पेट की मांसपेशियां कमजोर हो गई, बहुत वीक है, मसल्स बहुत वीक है, तो क्या होगा, हमें पेट अंदर की मांसपेशियां फट भी सकती हैं, और फट सकती हैं तो बाहर अंदर के अंग बाहर उभर आते हैं, उसको कहते हैं हर्निया। कहते हैं हर्निएटेड हो गया हुआ, ये अंग हर्निएटेड हो गया। तो हर्निया की समस्या पेट से जनरली, ये हर्निया की समस्या जनरली पेट से संबंधित होती है। हालांकि कई बार ग्रास नली में भी हर्निएटेड हो जाता है, लेकिन ज्यादातर समस्या पेट से जुड़ी होती है। पेट की मांसपेशियां कमजोर हुई
कोर मसल्स बहुत कमजोर है, थोड़ा खाना पीना ज्यादा हुआ, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको हो गई, अभ्यास नहीं करते योग का या एक्सरसाइज वगैरह, तो पेट के अंदर से मांसपेशियां फट गई, ऊपर वाली चमड़ी तो है, अंदर वाले जो छोटी आंत वाला हिस्सा होता है तो ऐसे बाहर कुछ ऐसी गुठली सा निकल गई, दबाएंगे तो पच पच करता है, अंदर चला जाएगा, तो वो दरअसल हर्निया की प्रॉब्लम है। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से, लंबे समय तक आप कुछ नहीं कर रहे, शारीरिक रूप से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, या आप बीमार हो गए तो लंबे समय तक आपने शारीरिक क्रियाएं नहीं की, एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया, कोई शारीरिक मेहनत आपकी नहीं हुई, श्रम नहीं हुआ, तो उससे भी मसल्स की कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। ये हमने तो महसूस किया हुआ जब एक्सीडेंट हुआ, तो बिस्तर पे पड़े पड़े मसल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे बुखार होता है, 4 दिन 5 दिन अगर आप बिस्तर पे रह जाते हैं, उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपको महसूस होती है कमजोरी पेशी, एक तो तबियत खराब की वजह से, दूसरा आपका एक्शन नहीं हुआ, उससे भी आपकी मसल्स की कार्य क्षमता यानी उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ऐसे में करना क्या है, धीरे 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 फिर आप श्रमयुक्त यौगिक अभ्यास है, अचानक से नहीं बढ़ाना है, धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार उसको बढ़ाना है। उससे क्या होगा, दोबारा जो उस मसल्स की कैपेसिटी है, मसल्स की जो कार्य क्षमता है, दोबारा फिर अपने स्थान पर उतनी ही मजबूती के साथ वो काम करने लगे। किसी खास पेशियों के कार्य करने पर थकान सिर्फ उसी पेशी तक सीमित नहीं रहती है, जैसे कि सब एक दूसरे से पेशियां जुड़ी हुई है। जब सारी मांसपेशियां आपस में जुड़ी हुई हैं, 600 से भी ज्यादा, कई लोग कहते हैं 600 के आसपास मांसपेशियां, कई कहते हैं 700, कई 560 भी कहते हैं। तो शरीर में मांसपेशियां जितनी हैं, बहुत सारी मांसपेशियां क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, बहुत सारी मांसपेशियां आपस में इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगर किसी कहते हैं ना, अगर आप लोअर बैक के लिए कोई अभ्यास कर रहे हैं, कोर के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कोई अभ्यास इसमें कोर का अभ्यास आप कर रहे हैं और थाइस की मांसपेशियों पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ रहा। यही वाली बात हो गई 17 स्तंभ में, कि सत अगर हावी है तो ऐसा नहीं कि रज और तम बिल्कुल खत्म हो गया, रज और तम की भी भागीदारी होती है, कम होगी। उसी तरीके से अगर किसी एक खास पेशी पर आपने मेहनत किया, वो थकान महसूस हो रही है, तो दूसरे पेशी पर भी होगी थकान, लेकिन कम होंगी उसके मुकाबले, वो शरीर में फैलती है। इसलिए थकान दूर करने के लिए पूरे शरीर का शिथिलीकरण जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सिर्फ जो है लोअर बॉडी का एक्सरसाइज किया या योग का अभ्यास ऐसे कि इसमें लोअर बॉडी पर प्रभाव पड़े, अब सिर्फ लोअर बॉडी को ही आप रिलैक्स करें, ऐसा नहीं है, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना होता है। शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए मांसपेशियों के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और एक साइंटिफिक रीजन होता है, कान में एक द्रव्य होता है, कान में एक नली होती है, अर्धचंद्राकार नली होती है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको इंडोलिम्फ द्रव्य कहा जाता है। इंडोलिम्फ जो है वो अगर अपने बैलेंस रूप में है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें संतुलन खराब हुआ, उस लिक्विड में लिक्विड हिला, तो उससे शरीर डगमगाने लगता है। इसका उदाहरण ऐसे है, बचपन में हम लोगों ने करते थे लेकिन कभी पता नहीं चला कि कान की वजह से होता है। जैसे कि दो बच्चों ने हाथ ऐसे क्रॉस करके पकड़ लिया और फिर चक्कर चक्कर घूमने लगे, आंगन में हम लोग चक्कर चक्कर घूमते थे, कुछ सेकंड, 30 सेकंड 40 सेकंड तक चक्कर चक्कर घूमे, फिर दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया, फिर ऐसे ऐसे झूमते रहते थे, झूमते, फिर वो लगता था कि शरीर अब डोल रहा है, अब शरीर गिरेगा, तब शरीर गिरेगा, कई बार गिर भी जाते थे तो हाथ से जमीन पकड़ लेते थे। वो खेल खेलते थे। उस दौरान घूमते घूमते क्या होता है, कान की जो द्रव्य है उसमें हलचल पैदा हो गई, तो जब तक वो पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ तब तक शरीर आपका हिलता रहेगा। तो ये कान में जो द्रव्य है उसमें गड़बड़ी होने से भी शरीर का बैलेंस बिगड़ता है। साथ ही संतुलन के लिए आंख का स्वस्थ होना भी जरूरी है। अगर आंख से अगर आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है, आंख में प्रॉब्लम आ गई है, उससे भी शरीर का संतुलन बिगड़ता है। त्वचा पर जो संग्राहक होते हैं, संवेदनाओं को जो ग्रहण करने वाली चीजें होती हैं, वर्टिगो कहते हैं, स्वाति वर्टिगो, बहुत बढ़िया। तो त्वचा पर जो संग्राहक होते हैं, जो स्पर्श संवेदनाओं को जो ग्रहण कर रहा है मोटर नर्व्स के पास, वो ब्रेन में भेजेगा, फिर ब्रेन मोटर नर्व्स के थ्रू एक्शन लेगा, तो उसका भी स्वस्थ होना जरूरी है। और जो लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। लिगामेंट्स क्या होता है, धागा की तरह होता है। लिगामेंट्स किसको जोड़ता है, हड्डी से हड्डी को या हड्डी से मांसपेशियों को? बोन्स टू बोन्स को जोड़ते हैं। हाँ, बोन्स बोन्स टू टू बोन्स, बोन्स। ज्वाइंट्स को जोड़ता है। अच्छा, ज्वाइंट, बोन्स टू हड्डी से बोन्स हड्डी कैसे को। जुड़ेगा, तो ज्वाइंट्स पे होता है,
बोन्स टू बोन्स को जोड़ने वाले, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट्स जोड़ता है। और हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? टेंडन। टेंडन, यही ना? और कोई कुछ कहे आरजू जी? जी सर, टेंडन है सर। टेंडन, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पता होना चाहिए। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला हो गया लिगामेंट्स, जो ज्यादा धागा की तरफ पतला होता है, धागा जैसा। और होता तो ये भी है, टेंडन भी है, लेकिन ये उसके मुकाबले कम लचीला होता है टेंडन, लेकिन थोड़ा मजबूत होता है। लेकिन ये भी जाली की तरह काम करता है, ये मसल्स को हड्डी से बोन से जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो आपके लिगामेंट्स का भी स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि सारे जॉइंट्स पर लिगामेंट्स रहेंगे, शरीर का बैलेंस बना रहेगा। अब किसी भी क्रिया में सरलता और दक्षता के लिए न्यूनतम ऊर्जा की खपत होनी चाहिए, यानी कम से कम एनर्जी खपत हो तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। यही आदर्श स्थिति, और योग में इसी नियम को फॉलो किया जाता है। तेज शारीरिक गतियों में अगर कोई गति ऐसा है जो तेजी से कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा ऊर्जा लगती है, जबकि स्थिर क्रियाओं में कम ऊर्जा लगती है। तो आप अगर कोई अभ्यास ऐसा कर रहे हैं, जंपिंग जैक कर रहे हैं, या तीव्रता से आप रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है। आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, किसी आसन में आए और स्थिरता से रुके हुए हैं, तो कम ऊर्जा आपको उसमें लगती है, क्योंकि मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। ऐसा नहीं है टोन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, एनर्जी कम लगती है। अच्छा, ये योग योग के सिद्धांत है। कौन से सिद्धांत में ये बात आई हुई है? कौन से सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम लोग? शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, अध्यापन विधियों के स्रोत सर। सिद्धांत कौन सा है? तीसरे नंबर पर कौन सा शरीर सिद्धांत? क्रियात्मक सिद्धांत, शरीर रचना एवं क्रियात्मक सिद्धांत। कंप्लीट बोलेंगे, हाँ। अब बोला शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, रचना एवं क्रियात्मक। इसको कहते हैं ना फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। रचना हो गया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो गया उसका क्रियात्मक। तो दोनों चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। हाँ, तेज गतिशील और झटकों से युक्त जब क्रियाएं हम करते हैं तो उसमें शरीर में क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होती है। ये कहा गया यौगिक सिद्धांत के खिलाफ है ये, इस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या तेज गतिशील झटकों से युक्त जो भी अभ्यास, जो भी प्रैक्टिस होता है, जो भी क्रिया होती है, शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, ये जो हमारा यौगिक सिद्धांत है उसके खिलाफ है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो होता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कुछ नीचे होता है, इसीलिए स्थिरता और संतुलन वाले अभ्यास में इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए। तो महिलाओं में क्या होता है? नीचे होता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पुरुषों के मुकाबले। अब इसको ढूंढिएगा, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी। हम लोग तीन सिद्धांत पढ़ चुके हैं, यानी कि एक अध्यापन विधि को तैयार करने में इन सिद्धांतों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पहला सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा यौगिक सिद्धांत, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा शरीर संरचनात्मक और क्रियात्मक सिद्धांत, चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षित होने जा रहे हैं, अब शैक्षणिक सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। शैक्षणिक सिद्धांत में कहा गया है, इसमें से एक दो चीजें ऐसी हैं जो आपको जनरली उसमें कंफ्यूजन होगी, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो पढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसको ध्यान रखें। सीखना संग्राहकों द्वारा प्राप्त प्रभावों पर निर्भर करता है, पहली लाइन है, थोड़ी टफ हिंदी है लेकिन इसको आसानी से समझिए। संग्राहक यानी रिसेप्टर्स जिसको कहते हैं, रिसेप्टर्स मतलब जिससे आप चीजों को ग्रहण करते, संग्राहक मतलब जिससे ग्रहण करते हैं। यहाँ संग्राहक इंद्रियों के संदर्भ में कहा गया, यानी कौन सी इंद्रियां? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उसकी चर्चा हो रही, उनको कहा गया रिसेप्टर्स की संज्ञा दी गई। रिसेप्टर्स है 5 आपके सेंस ऑर्गन्स। तो जो आप लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उसमें आपके 5 सेंसेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो 5 सेंसेस ही आपके रिसेप्टर्स हैं। तो जो 5 सेंसेस का रिसेप्टर्स है उसी के द्वारा हम सीखते हैं, तो जिसके द्वारा सीखते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम ज्यादा सीख पाएंगे। सीधा फॉर्मूला ये सेट होता है। यानी मान लीजिए कि अभी पढ़ाई हो रही है, स्क्रीन पर सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
कुछ लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, कुछ लोग माइक बंद करके पीछे पीछे बोल भी रहे होंगे। कुछ लोग जो है ऐसा भी कर रहे होंगे कि आंखें बंद किया, मोबाइल में चल रहा है, देख नहीं रहे हैं, बस सुन रहे हैं। कई लोग अभी रोटी बना रही होंगी तो सिर्फ सुन रही होंगी, वो देख नहीं रही होंगी। अब बताइए आप ही, जो देख भी रही हैं, सुन भी रही हैं, रिप्लाई भी कर रहे हैं, उसको बीच बीच में दोहरा भी रहे हैं, और जो सिर्फ रोटी बनाकर सुन रहे हैं या सिर्फ लेटे हुए सुन रहे हैं, बताइए किन को ज्यादा ज्ञान होगा, कौन ज्यादा सीखेगा, कौन ज्यादा अर्न कर पाएगा, स्टोरेज किसका ज्यादा होगा? जिनकी ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि जिनके ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हुए उसको ज्यादा ज्ञान होगा। इसको हम लोगों को 9th क्लास में हम लोगों को पढ़ाया गया, हमारे टीचर थे वो कहते थे, इसको ऐसे पढ़ाते थे कि ज्यादा सेंसेस को इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा गवाह है तो तुम्हारा कोर्ट में जो है ना, तुम्हारी गवाही ज्यादा है, तुम्हारी जीत की चांसेस बढ़ जाएंगे। एक गवाह है तो किसी के पास एक ही गवाह है, तुम्हारे पास 4 गवाह 5 गवाह हो गए, तो ज्यादा गवाह तो तुम्हारी जीत पे। यानी कि आंख से देखा, हमने देखा, हाँ, हाथ से लिख भी लिया, बोल भी लिया, सुन भी लिया। अब जब इतना हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया तो आपके सारे सेंस को आपने इस्तेमाल कर लिया, इतने गवाह हो गए आप। आंख से देखा, कान से सुना, नाक वाले का इस्तेमाल जो है उसको कैसे करें? कोई चीज ऐसे साइंस वाली चीजों तो सुनिए, चलिए नाक वाला इसमें छोड़ दो। जिह्वा से बोला तो उसका भी इस्तेमाल कर लिया, त्वचा से हमने लिखा तो लिखते समय हाथ का इस्तेमाल हुआ, त्वचा का। इतने सारे आपके गवाह तैयार हो गए, तो अधिक ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेना चाहिए, अधिक सेंस ऑर्गन का सहयोग लेना चाहिए। कई बार इसमें डाउट ये होता है कि अगर कहा जाता है सेंस ऑर्गन किस शैक्षणिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, हम लोग मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में इसको जोड़ देते हैं, तो योगाभ्यासों का अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक वो गलत हो जाता है। इसको हमें शैक्षणिक सिद्धांत में ही जोड़ना है, ये ध्यान रखेंगे। आइए इसको कंपेयर करके कल हम लोग, परसों हम लोग एक बार और देखेंगे। इन पांचों में भी कहा गया, जो 5 सेंस ऑर्गन आपके हैं, इन पांचों में भी 2 का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है, जिसका अभी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दृश्य का, एक श्रव्य का, देखने का और सुनने का। इनका रोल सबसे अहम होता है। अब चूंकि योग में तो सिर्फ देखना सुनने की बात नहीं है, उसमें तो शारीरिक भी करना पड़ता है, तो मानसिक के साथ साथ शारीरिक पक्ष भी सक्रिय रूप से समाहित होता है, ये योग में बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी देखना और सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया, सबसे बड़ा रोल यही दोनों निभाता है। अब अगर कोई शारीरिक अभ्यास है तो उसके लिए भी, अगर हम शारीरिक अभ्यास करना है, मान लिया मयूरासन करना है, शीर्षासन करना है, पिंच मयूरासन करना है, तो पहले हम उसको देखेंगे, फिर जो टीचर हैं वो जो बता रहे हैं उनको अच्छे से सुनेंगे, तभी हम वो अभ्यास अच्छे से सीख पाएंगे। टीचर के लिए भी जरूरी है कि वो उसको अच्छे से दिखा पाए, डेमो दे करके, खुद या फिर किसी छात्र को लेकर के डेमो दिखा पाए, उसका अच्छे से वो बता पाए कि छात्र सुन पाए। तो दोनों जो साधन होता है, दृश्य और प्रदर्शन वाला जो है और श्रव्य वाला, तो लेकिन यहाँ भी बाकी ज्ञानेंद्रियों की भूमिका कम नहीं होती। भले ही दृश्य श्रव्य की भूमिका ज्यादा, लेकिन बाकियों की भी कम नहीं होती, उनकी भी भूमिका होती है। यौगिक अभ्यास के शुरुआती अवस्था में बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ओवर लर्निंग करते हैं, उसकी जरूरत होती है। एक बार में नहीं होता। आप कहते हैं सांख्य दर्शन पहली बार पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा, तो बार बार आपको करना पड़ेगा अभ्यास, ओवर लर्निंग की आवश्यकता है। कौन से सिद्धांत में ये बात हो रही है? शैक्षणिक सिद्धांत में हम लोग देखते हैं। तभी शुद्ध और निर्दोष अभ्यास, यानी बिना गलती के अभ्यास हो पाता है। अब अधिगम, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना, यानी लर्निंग। उस दौरान निर्देश का अहम रोल होता है। निर्देश को 3 पार्ट में बांटा जाता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये तीनों पार्ट पहले भी आया हुआ है। कहाँ पर आया हुआ है, कोई बता सकते हैं? यौगिक अभ्यास कार्य के से पहले के निर्देश, यौगिक कार्य करते समय साथ साथ दिए जाने वाले निर्देश, और अंत में भी निर्देश दिया जाता है। कहाँ पर ये हम लोगों ने पढ़ा था? और कोई कोशिश दिमाग पे जोर डालिए। चलिए थोड़ा जोर डालते हैं, देखते हैं। मैं तब तक इधर ढूंढता हूँ और इसमें से देखता हूँ कहाँ पर आया था।
7 अध्यापन विधि के दौरान हम लोगों ने ये 3 चीजें पढ़ी। निर्देशन अनुक्रिया विधि। निर्देशन अनुक्रिया विधि में था। निर्देशन अनुक्रिया विधि में ही है। निर्देशन प्रदर्शन से पहले, बाद में और साथ साथ भी होता है। मिल गया? जी जी। निर्देशन अनुक्रिया निर्देशन विधि में। अनुक्रिया विधि। जी ठीक है। तो निर्देशन अनुक्रिया विधि में पहले तो ये कहा गया है कि 3 तरीके से निर्देशन होता है। देखिए अभी दिखाई देता है। या किसी विषय को प्रस्तुत करने के साथ साथ साफ साफ निर्देश दिया जाता है। ये निर्देश विषय के प्रदर्शन से पहले, बाद में और साथ साथ भी होता है। निर्देशन के मुताबिक छात्र प्रतिक्रिया भी देते रहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर है निर्देशन अनुक्रिया विधि। इसी में ये बात छात्रों की कही है। समस्याओं पर ध्यान देने के बाद इस विधि से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। देखिए बहुत बढ़िया, आपने पूरा पढ़ लिया और वो आपके स्क्रीन पर भी अब आ गया हुआ है कि शुरुआत में भी प्रस्तुत किया था साफ साफ निर्देश, विषय के प्रदर्शन से पहले, बाद में और साथ साथ 3 बातें इसमें कही गई निर्देशन अनुक्रिया विधि में। अब यहाँ से थोड़ा सा ये जुड़ गया। और यहाँ अभी हम लोगों ने किस में पढ़ा, कौन से सिद्धांत में पढ़ा इसको? शैक्षणिक सिद्धांत सर। शैक्षणिक सिद्धांत। अभी हम लोग इसको शैक्षणिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। ठीक, यानी कि सीखने के दौरान निर्देश का अहम रोल होता है और बेहतर तरीका ये है कि यौगिक कार्य से पहले निर्देश दिए जाए, यौगिक कार्य करते समय साथ साथ भी निर्देश होना चाहिए, और यौगिक कार्य के अंत में सूचनाओं और दोष सुधार के रूप में भी निर्देश दिया जाना चाहिए। ये 3 पार्ट यहाँ पर कहा गया, जो कि हम लोगों ने ऊपर दूसरे नंबर पर देखा हुआ था अध्यापन विधि में। यौगिक अभ्यास के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहते हैं ना ये लोग अभ्यास करें, ऐसा करें, ऐसा ना करें, डू और डोंट वाला जो कहते हैं कि ये करना ये नहीं करना है, तो उसका भी स्पष्ट निर्देश देना चाहिए, तब आपका रिजल्ट बेहतर होगा। अभ्यास के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, तभी सीखना प्रभावी होता है। ये नहीं कि तुरंत तुरंत किया और कहा कि नहीं अभी हो गया, अब नहीं, अब फाइनल दिखाओ, तो वो लर्निंग बहुत अच्छी नहीं होगी। पर्याप्त समय दीजिए स्टूडेंट को सीखने के लिए। सामूहिक कक्षा है तो उसको भी कहा गया 2 भाग में बांटना चाहिए सामूहिक कक्षा को अभ्यास के दौरान, एक औपचारिक अभ्यास, एक पर्यवेक्षित अभ्यास। औपचारिक अभ्यास में होता है कि फॉर्मली सब लोग अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, एक बार बोल दिया अभ्यास कर रहे हैं। पर्यवेक्षित अभ्यास में होता है कि अब उसमें सब पर नजर देना, पर्यवेक्षण करना, यानी कि सबको देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कौन कैसा कर रहा है। तो उसको 2 पार्ट में बांट, एक पार्ट में तो आप निर्देश देते जा रहे हैं, कराते जा रहे हैं, जो जैसा कर रहा है ठीक है, फिर निर्देश कंप्लीट हुआ, अब आपने कहा रुक जाओ थोड़ा रिलैक्स करके फिर से करो, अब आप एक एक को फीडबैक भी दे रहे हैं। तो 2 पार्ट में आपके अभ्यास के समय को बांटना चाहिए, 2 पार्ट में ऐसे कराना चाहिए, तो ये प्रभावी हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रगमन का सिद्धांत, ये आपको पेपर 1 में भी आता है और ये पेपर 2 के यूनिट 9 में भी आता है प्रगमन का सिद्धांत। अरे आया हुआ है। आया हुआ पहले, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट लाइन है, यही लाइन पेपर 1 में भी आता है, यही 2 लाइन यूनिवर्सल लाइन। सरल से जटिल की ओर सीखने की क्रिया होती है, सरल से जटिल की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये 2 लाइन नोन टू अननोन वाला है। और पहला है सरल से जटिल, दूसरा है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात वाला। सरल से जटिल की ओर का मतलब यह है कि आप स्टूडेंट को पढ़ाने आए हुए हैं, सिंपल सवाल पहले पूछिए, जिसका जवाब वो दे पाए तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है कि नहीं हमने जवाब दे दिया तो मुश्किल चीज भी हम आगे पढ़ के जवाब दे सकते हैं। तो सरल से जटिल हो गया, ज्ञात से अज्ञात हो गया, जिसकी जानकारी है और जो नहीं है, तो जो है उसको पकड़ करके जो नहीं है उसका ज्ञान देना, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये जो सिद्धांत है प्रगमन का सिद्धांत, ये न्यूरोमस्कुलर बेस पर टिका हुआ है, तंत्रिका पेशीय आधार पर टिका हुआ है। जटिल अभ्यास सीखने के लिए पहले से उसके मुताबिक योग्यता और बैकग्राउंड होना जरूरी है। अब ये कहा गया किस संदर्भ में, प्रैक्टिकल अभ्यास के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि न्यूरोमस्कुलर बेस पर आपका अभ्यास टिका हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि अभ्यास कराना है किसी को, बहुत हार्ड वाला अभ्यास कराना है, स्कॉर्पियन पोज कराना, वृश्चिक आसन कराना,
अब उसकी मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो आप उसको बोले आज ही करवा दे, नहीं। पहले उसका कितना अभ्यास है, पहले से वो कितना बैलेंस बना पाते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी मांसपेशियां मजबूत है, इस पर डिपेंड करता है कि आगे किसको कितना समय लगना है। जटिल अभ्यास का मतलब एडवांस प्रैक्टिस, उसी को हिंदी में लिखा हुआ जटिल अभ्यास, मतलब एडवांस प्रैक्टिस। सीखने के लिए पहले से उसके मुताबिक योग्यता और बैकग्राउंड होना उसके लिए जरूरी है कि हम पहले से कितना तैयार हैं, हमारा बैकग्राउंड पहले योग का रहा या नहीं। अभी योग में कभी कोई बिल्कुल भी नहीं रहा, आज ही उसको एडवांस आसन करा दो तो दिक्कत होगी। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, इसको लाइन को नोट कर लीजिएगा। अब कहा गया गति क्रियाओं को सीखने के लिए मौलिक शारीरिक क्षमता का होना जरूरी है, पेशीय बल यानी मांसपेशियों में ताकत होना जरूरी है, स्ट्रेंथ होना जरूरी है, मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, मांसों में सहनशीलता होना जरूरी है, और हृदय की जो श्वसन सहन शक्ति है उसका, वो भी हृदय भी मजबूत, यानी कि ब्रीदिंग भी आपका मजबूत होना चाहिए। ये 4-5 चीजें कही गई है। एक तो मौलिक शारीरिक क्षमता, बेसिक मजबूती तो हो शरीर में, उसके बाद कहा गया मांसपेशियां मजबूत तो हो, फ्लेक्सिबिलिटी तो हो मांसपेशियों में, मांसपेशियां इतनी मजबूत हो वो सह तो लें, और आपकी श्वास ब्रीदिंग इतनी अच्छी तो हो कि आप किसी चीज को अगर है तो श्वास लंबा ले पाए, रोक पाए, ये क्षमता तो हो। अगर ये सारी चीजें हैं, 5 चीजें हैं आपके पास, तो आप बाकियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा जल्दी चीजों को सीख जाएंगे। मृदु मध्य अधिमात्र वाली स्थिति में आप जाएंगे, आप प्रभावी तरीके से तभी सीख सकते हैं जब इन बातों का आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं, जैसे देखते हैं ना, अगर मान लीजिए किसी को करा रहे हैं आप 30, 60, 90 पाँव उठा रहे हैं उत्तान पाद आसन में, तो जिनकी क्षमता कम है उनके पाँव, शरीर, पेट वेट सब कांपने लगता है, कंपन होने लगता है। जो पहले से अभ्यास करते हैं, बेसिक है उनके अंदर कैपेसिटी, वो नहीं कांपते हैं। ये हम लोगों ने ध्यान दिया होगा, खुद पर भी अप्लाई किया होगा, ये होता है। किन्हीं बार वीरभद्रासन में आप ले आए, वीरभद्रासन में 10 सेकेंड 20 सेकेंड में कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, कुछ लोगों को दिक्कत शुरू हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, वो इसीलिए होता है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, जितने शब्दों को अब तक क्वेश्चन पूछा गया सारे शब्दों को हमने कोशिश किया है कि इसमें जोड़ दें, ताकि इनमें से कोई भी शब्द आए तो हम पकड़ लें। अब सीखने की प्रभावी प्रक्रिया, 3 विधि उसमें मानी गई। सीखने की प्रभावी प्रक्रिया में 3 विधि महत्वपूर्ण है। एक विधि है पूर्ण विधि, दूसरी है अंश विधि, तीसरी है दोनों का मिक्सचर विधि, यानी पूर्ण अंश विधि। बहुत आसान है याद करना। पूर्ण विधि कंप्लीट, अपूर्ण का क्या है, अंश है, अंश विधि। पूर्ण विधि को ही सकल विधि कहा जाता है, सकल विधि, पूर्ण विधि या सकल विधि। अंश विधि उसका अंश हो गया, अंश विधि। और तीसरी विधि हो गया, दोनों को मिक्स कर दीजिए, पूर्ण अंश विधि हो गया। लेकिन तीसरी विधि के कई नाम है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है नाम देकर के। जैसे कि एक तो सिंपल हम लोगों ने देखा, पूर्ण विधि, अंश विधि। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, कर्म कितने प्रकार के, कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, और एक कर्म हुआ कृष्ण शुक्ल मिश्रित कर्म हो गया, और चौथा हो गया कृष्ण शुक्ल अकृष्ण अशुक्ल के वाला। वैसे यहाँ पर 3 बनाया हुआ है, लेकिन तीसरे के कई नाम है। पूर्ण अंश विधि, संयुक्त विधि, मिक्स किया तो संयुक्त विधि, प्रगामी अंश विधि, या पुनरावृत्ति अंश विधि, या निरंतर अंश विधि। तो कितने नाम हो गए, एक हो गया पूर्ण अंश विधि, दूसरा हो गया संयुक्त विधि, तीसरा हो गया प्रगामी अंश विधि, चौथा हो गया पुनरावृत्ति अंश विधि, 5वां हो गया निरंतर अंश विधि। इस तरह से इसके 5 नाम हो गए। अब देखिए इसका अर्थ क्या, अर्थ भी समझते हैं, फिर हम लोग नाम पर आएंगे तो याद हो जाएगा। पूर्ण विधि या सकल विधि, इस विधि में जब इस विधि को अपनाते हैं, उनके लिए अपनाया जाता है जो पहले से प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे हैं, और अच्छी प्रैक्टिस है, वो सब कुछ सीखे हुए हैं, तो गलती फाइनल स्टेज के रूप में नहीं चलेगा।
कि कोई गलती हुआ वो नहीं करेंगे, फाइनल स्टेज उनसे करा लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आसन करेंगे। तो ये हुए मैच्योर जो स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर, उसके लिए हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया गया परिपक्व छात्र हैं, तो उनके लिए ये पूर्ण विधि या सकल विधि उपयुक्त है, एडवांस में भी कम बेहतर है। अब अंश विधि आए, मान लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी नहीं है, नए नए हैं या कुछ दिन पहले के ही हैं, तो इसमें क्रम से अभ्यास को सिखाया जाता है। क्रम से सिखाएंगे कि अगर कोई एडवांस आसन करना तो उस एडवांस आसन से पहले जो प्री वाले आसन होते हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, उस प्रैक्टिस में भी उनको समय लगेगा। तो सरल से जटिल की ओर उनके लिए बढ़ेंगे, सरल आसन फिर उससे थोड़ा मुश्किल, उससे थोड़ा मुश्किल, ऐसे उनको बढ़ेंगे। ये किन पर अप्लाई होगा? नए छात्रों पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई, इसी के लिए कहते हैं अपरिपक्व छात्र। तो ये क्रिया कठिन हो तो यह विधि अच्छी है, क्रिया कठिन हो तो यह विधि अच्छी है। कि आप अंश विधि का, मान लीजिए किसी को वृश्चिक आसन करना है तो कौन सी विधि अपनाएंगे? अनमेच्योर के लिए, अपरिपक्व के लिए अंश विधि अपनाएंगे। पहले उसको बैकवर्ड बेंडिंग का भी अच्छा अभ्यास कराएंगे और भी जो जो अभ्यास हो सकता है वो कराएंगे, उसके बाद उसको वृश्चिक आसन में लगाएंगे। अब तीसरी विधि है दोनों का मिक्स वाला, पूर्ण अंश विधि या संयुक्त विधि या प्रगामी अंश विधि या पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि। इसमें किसी क्रिया का एक भाग सीखते हैं, फिर उसके बाद दूसरा भाग करते हैं, फिर दोनों को जोड़ी बना करके अभ्यास किया जाता है। कि मान लीजिए पहले आपको सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स हैं, तो पहले आपने अलग अलग आसन के सेट सीखे और आधा सूर्य नमस्कार के ही 5-6 आसन का आपने सिखाया, आधा तक कराया। किसी दिन दूसरा भाग कराया, फिर बोला कि आप दोनों को ज्वाइन करके कंप्लीट सूर्य नमस्कार का हम करते हैं। ऐसा अष्टांग विन्यास में बहुत जो है सेट तैयार किया जाता है, छोटे छोटे सेट्स फिर बड़े सेट्स। उसमें आपने क्या किया, पहले क्रिया का एक भाग सीखा, फिर दूसरे से जोड़ी बना करके अभ्यास किया जाता है, ताकि उसमें पूर्णता प्राप्त हो पाए। एक साथ नहीं होगा तो धीरे धीरे पूर्णता आ जाएगी। फिर उसके बाद फाइनल यानी अंतिम भाग का अभ्यास किया जाता है, फाइनल स्टेज बाद में किया जाता है। यानी इसमें दोनों को मिला करके, दोनों चीजों का मिक्सचर दिख रहा है, और बाद में तीनों को मिला करके संपूर्ण क्रिया का अभ्यास किया जाता है एक साथ। इसमें भी एक दिन में नहीं होगा, इसमें भी लंबा समय लगता है, पूर्ण अंश विधि। और इसमें दोनों तरह के छात्र हो सकते हैं, जो थोड़ा सा नए वाले हैं वो भी, जो पुराने वाले हैं वो भी, उनको भी मिक्स कर लीजिए, तो उनको जो है एक साथ हो गए। अब ग्रुप में कोई डांस सीखना है तो सबको आपस में रिदम भी बनाना पड़ेगा, तो एक एक पार्ट में चीजों को तोड़ करके किया, फिर दूसरी बार किया, अभ्यास एक साथ मिला करके फिर पूर्णता में अभ्यास किया, तो संपूर्ण क्रिया फिर लास्ट में की जाती है। ये हो गया पूर्ण अंश विधि, संयुक्त विधि, प्रगामी विधि, पुनरावृत्ति अंश विधि या निरंतर अंश विधि। इतने सारे नाम इसके दिए गए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब अध्यापक की छात्र के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। अभिरुचि होगी, छात्रों के प्रति इंटरेस्ट होगा, तो सीखने में योगदान देना आसान है। छात्र का कनेक्शन होना चाहिए, छात्रों को उसके लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए। उनको फोन कर दें या एक मैसेज ही डाल दें, या क्लास में उनको प्रेरित करें सीखने के लिए, कुछ होमवर्क ही दे दें पॉजिटिव तरीके से। छात्र ठीक से अभ्यास ना कर रहे हो तो उनकी त्रुटियों को, गलतियों को सकारात्मक ढंग से बता करके उसमें सुधार करना चाहिए। ये गुण भी हमें, आपको, सबको लाना चाहिए अपने। मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को उसकी सफलता असफलता का ज्ञान होता है, जो सीखने में मदद करता है। अगर आप होमवर्क करते हैं, कुछ गलत बनाकर भेजते हैं, अगर हम गलती को पॉइंट आउट करके आपको बताते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो आपको अपना मूल्यांकन करने में कहाँ गलती हो गई, क्यों गलती हो गई, ये पता चलता है। तो फिर आप उसको आगे से ध्यान रखें। त्रुटियों को सुधारना बहुत जरूरी है, लेकिन एक ही समय में बहुत सारी गलतियां छात्रों को नहीं बतानी चाहिए, उससे वो भ्रमित हो जाते हैं। एक बार में 1-2 गलती बताइए, उसको सुधार लो, फिर उसके बाद की गलतियों को बताएं। एक समय में बहुत सारी गलतियों को सुधार कराने लगेंगे तो छात्र भ्रमित हो जाएंगे, किस कौन सी बात को फॉलो करें, कौन सी ना करें। टीचर को पता होना चाहिए पहले क्या ठीक कराना, फिर क्या कराना, फिर क्या कौन सी कमी दूर करनी। तो टीचर के लिए जिम्मेदारी बनती है पहले बड़ी गलतियों को सुधारना। जो बड़ी गलतियां हैं
उसको पहले सुधारना है। सकारात्मक सुधारों द्वारा ही अशुद्धियों को सुधारा जा सकता है। निगेटिव अप्रोच के साथ अशुद्धियों को नहीं सुधारा जा सकता। अब छात्रों के मन में जिज्ञासा होंगी, यौगिक क्रिया से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए भी उनको प्रेरित करना चाहिए। बताइए कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रश्न तो नहीं है इस अभ्यास से संबंधित? उनको प्रेरित खुद ही करना चाहिए। ये नहीं सवाल पूछ कर डर के भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसे सवाल पूछ दो जो आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको भी सीखने को मिलेगा। ऐसे सवाल पूछ दो जो आपको नहीं आता, तो उससे आपका भी भला होगा। आप बोल देंगे ठीक है ये सवाल अच्छा है, हम अगली क्लास में इसको बताएंगे, हम भी इसकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से हम सटीक ज्ञान दे पाए। अगर नहीं आ रहा है तो उसी समय दीजिए। तो ये बेहतर होता है छात्र और शिक्षक दोनों को। अगर मान लिया किसी छात्र ने मामूली सवाल पूछ दिया, ऐसा तो जनरली क्या होता है, टीचर कहते इतना भी नहीं आता तुमको, इतना भी नहीं आता, जनरली कह देते हैं टीचर। जनरली ये होता है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि अध्यापक को उत्तर देकर छात्रों की समस्या का समाधान करना चाहिए। तो कितने सिद्धांतों को हम लोगों ने पढ़ लिया अभी? कितने 4 सिद्धांत? 4 कौन कौन से? पहला सिद्धांत कौन सा था? यौगिक सिद्धांत। यौगिक सिद्धांत सर। दूसरा था मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सर। और शारीरिक क्रियात्मक रचनात्मक सिद्धांत। शरीर क्रिया विज्ञान सर। मेरा ब्लास्ट में था शिक्षण। सामाजिक सिद्धांत। शिक्षण वाला चौथा हम लोगों ने होता। पांचवा भी शैक्षणिक सिद्धांत है। सामाजिक होगा सर। सामाजिक समाज सिद्धांत। भी देख लीजिए। योगाभ्यासों के अध्यापन विधियों के अनुसार सरल से जटिल और ज्ञात से अज्ञात के संबंध हैं। तो दिसंबर 2021 का सवाल है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, शैक्षणिक सिद्धांत से, समाज विज्ञानिक सिद्धांत से, योग सिद्धांत से क्या होगा? शैक्षणिक सिद्धांत से। शैक्षणिक सिद्धांत सर। ये शैक्षणिक सिद्धांत से। शैक्षणिक सिद्धांत से। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये है पांचवा हमारा समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। यौगिक अभ्यास को सीखने के बाद व्यवसाय महत्वपूर्ण हो जाता है। सब लोग व्यवसाय करते हैं, लेकिन इसे सामाजिक व्यवहार में अपनाना उतना ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा मुश्किल भी होता है। कि हमने जो यौगिक अभ्यास सीखा है, यौगिक अभ्यास का मतलब मानसिक और शारीरिक दोनों जुड़ जाता है। चाहे हम कोई भी व्यवसाय अपनाए, पत्रकार बन जाए, वैज्ञानिक बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पायलट बन जाए, कुछ भी बन रहे हैं, अगर हमने उस अभ्यास को अपने जीवन में नहीं उतारा तो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर उसका कोई महत्व नहीं सीखने का। इसे सामाजिक व्यवहार में अपनाना भी महत्वपूर्ण है, जरूरी। भले आप योग को व्यवसाय के रूप में नहीं अपना रहे, तो ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है कि आप योग का अभ्यास छोड़ दें। करेंगे तो भी आपका जो प्रोफेशन है उसमें ये मदद करे। आपका व्यक्तित्व सुधरेगा, समाज में योगदान दे पाएंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप स्वस्थ शरीर और मन से करेंगे तो वहां भी आपको तरक्की होगी, और जिसके लिए कर रहे हैं समाज के लिए, उस समाज को भी फायदा होगा। आप भी सुखी और जीवन में आपसे जुड़े लोग भी सुखी होंगे। अभी हम लोगों ने महत्वपूर्ण सिद्धांत पर है 5 सिद्धांत। पहला यौगिक सिद्धांत, दूसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा शरीर रचना क्रियात्मक सिद्धांत, चौथा शैक्षणिक सिद्धांत, पांचवा समाज वैज्ञानिक सिद्धांत लोगों ने पढ़ा। इसको अभी डिस्क्राइब नहीं करते हैं, परसों इसको डिस्क्राइब करेंगे तो अभी वाला रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए 18 जून 2024 को पूछा गया, हालांकि पेपर कैंसिल हो गया था। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। एक में शिक्षण के सिद्धांत, दूसरे में बताया गया कि उसमें क्या सिद्धांत के लक्षण होते हैं। वो यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक, शरीर संरचनात्मक, शैक्षणिक। दूसरी तरफ देखिए अधिगम में अभिरुचि, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अधिगम में अभिरुचि भी देखिए। सभी प्रबल संचालनों का परिहार, अधिक इंद्रिय संलग्नता, आंशिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए योगाभ्यास का भिन्न होना। पहला अधिगम में अभिरुचि, याद कीजिए अगर भूल गए तो, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, उसमें है लिखा हुआ। कहेंगे दिखा देंगे, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हमने पढ़ा था, तो ठीक है लिखा हुआ आपके नोट्स में। अधिगम में अभिरुचि वाला वैज्ञानिक सिद्धांत।
सभी प्रबल संचालनों को रोकना, यानी कि झटके को, जर्क को रोकना, यौगिक सिद्धांत के अंतर्गत है कि नहीं, जर्क नहीं आना चाहिए। उसके बाद है अधिक इंद्रिय संलग्नता, जितने सेंस ऑर्गन है उसका ज्यादा, अभी आज ही पढ़ा, शैक्षणिक सिद्धांत में आएगा, यही पर गलती होती है। अधिक इंद्रिय संलग्नता को हम लोग जोड़ देते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से, इसको जोड़ना है किससे, शैक्षणिक सिद्धांत से। फिर आते हैं आंशिक रूप से महिलाओं और पुरुषों के लिए योगाभ्यास भिन्न होना चाहिए, क्यों, तो शरीर की संरचना अलग होती है, शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सिद्धांत। क्लियर है कि नहीं, वो डाउट तो नहीं है। यौगिक सिद्धांत पहला का दूसरा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बी का 1, अच्छा बी का 1 ठीक है, शरीर संरचनात्मक चौथा ठीक है, शैक्षणिक सिद्धांत तीसरा ठीक है, पहला ऑप्शन। सवाल, पुरुषों में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होता है, मैसेज में देखते हैं कौन। अब माधुरी जी ने जवाब दिया है, दूसरा कह रहे हैं 41.8। स्वाति जी ने जवाब, देखते हैं कौन कौन लोग जगे हुए हैं। वेदन जी ने जवाब दिया, आशा जी, सरिता जी, वंदना जी, आरजू जी, प्रज्ञा जी, उदित जी, प्रिया जी, रंजन जी, भारती जी, विभा जी, मनोज जी, पूजा रानी जी, और लोग चले गए, ठीक है। महिलाओं में पेशियों का भार शरीर का कितना % होता है महिलाओं में, माधुरी जी 3, वेदन जी 3, 35.8 कह रहे हैं, सरिता जी, आशा जी, प्रिया जी, उदित जी, आरजू, प्रज्ञा जी, वर्षा जी, विभा जी, रंजन जी, अखिलेश जी, पूजा जी, वंदना जी। अभी पूछ रहे थे अखिलेश जी, आपने माइक नहीं खोला, अभी तो जवाब दे रहे हैं। सतकुमार जी भी कह रहे हैं। माइक नहीं छिपा। भारती जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं सर, गलती से हो गया था। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले निम्नलिखित में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है, मसल्स, वसा, हड्डियां, वाटर। दूसरा, आरजू जी, प्रिया जी, आशा जी, वेदन जी, वंदना जी, प्रज्ञा जी, पूजा जी, आशा जी, रंजन जी, मनोज जी, विभा जी, भारती जी, वर्षा जी, स्वाति जी। चलिए इतने लोगों ने जवाब तो दिया। दूसरा है नहीं, फैट टिश्यूज, ठीक है। अधिक वसा और पेशीय क्षमता में निम्नलिखित में से क्या संबंध है, अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम। अब देखते हैं, अब इसमें ब्रैकेट में लिखे क्या, इंग्लिश वाला जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया वसा, कहते हैं फैट को, पेशीय हो गया मसल्स, मुझे इंग्लिश वाली किताब भी खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है, ठीक है। अधिक वसा से पेशीय क्षमता बढ़ती है, अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है, ठीक है, जवाब दे दिया आप लोगों ने। सामान्यतः किनकी पेट की मांसपेशियां कमजोर होती है, पुरुषों की, महिलाओं की, दोनों की, किसी की नहीं। माधुरी जी, दूसरा आरजू जी, वेदन जी, प्रिया जी, आशा जी, वंदना जी, समर्थ जी, मनोज जी। समर्थ जी अभी जवाब दे रही है, अभी पूछा था मैंने तो आपने कुछ बोला नहीं। रंजन जी, विभा जी, स्वाति जी, उदित जी आप मत बोलिए, वेदन जी आप मत बोलिए। महिलाओं की कमजोर होती है, कमजोर है क्या आपसे कोई, पूजा जी, अखिलेश जी, चलिए कोई बात नहीं। पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल कितना होता है, प्रिया जी कह रही है 1, माधुरी जी 1, प्रिया जी 133, वंदना जी, आशा जी, वेदन जी, आरजू जी, सब लोग कह रहे हैं 133 डिग्री। सतकुमार जी, भारती गौरी जी, प्रज्ञा जी, विभा जी, पूजा जी, रंजन जी, मनोज जी, सब लोग कह रहे हैं पहला 133। शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खाद्य द्रव्य से है, उदित जी कह रहे हैं दूसरा। आशा जी, माधुरी जी, वंदना जी, भारती जी, आरजू जी, विभा जी, स्वाति जी, कर्ण, मनोज जी, प्रिया जी। उसका नाम क्या है, उस द्रव्य का कोई बताएंगे, वेदन जी, पूजा जी। इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ चंद्राकार होता है। इंडोलिम्फ। हाँ, ठीक है। शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले होता है ऊपर, नीचे, समान, इनमें से दो। पहला नीचे होता है, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं। प्रगमन के सिद्धांत में, प्रगमन का शब्द यही, प्रगमन का सिद्धांत में अधिगम यानी लर्निंग का तरीका होता है, सीखने का तरीका होता है। क्रिया को सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, इनमें से कोई नहीं, पहला दूसरा।
वंदना जी ने कहा 4 और एक 4 आया होगा, तो डी, आरजू जी डी, 4 भारती जी डी, समर्थ जी 1 2, ठीक है, उदित जी 4, वेदन जी 1 2, चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है, पहला दूसरा दोनों, सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, ठीक है। एक क्वेश्चन में हिंदी ज्यादा था तो इसीलिए जो है दिक्कत हुई, ठीक है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। नए और परिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? नए और अपरिपक्व के लिए। ठीक है, दूसरा वंदना जी, समर जी, माधुरी जी, विभा जी, आशा बोरसी जी, वेदन जी, प्रज्ञा जी, भारती जी, सब लोग कह रहे हैं दूसरा अंश विधि, ठीक है। सकल विधि किस तरह के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? सकल विधि परिपक्व के लिए समर्थ जी, माधुरी जी, आशा जी, आरजू जी, प्रिया जी, प्रज्ञा जी, भारती जी, विभा जी, वेदन जी, ठीक है, परिपक्व छात्रों के लिए सकल विधि होता है। एक अच्छे शिक्षक के गुण निम्न में से हैं: हल्के सवाल पूछने पर छात्र को डांटना, हल्के सवाल पूछने पर छात्र का मजाक उड़ाना, छात्र की कमियों को सकारात्मक तरीके से बताना, एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं सुधारनी चाहिए। गुण हैं 3 4, तीसरा चौथा सब लोग कह रहे हैं। माधुरी जी, वंदना जी, उदित जी चौथा कह रहे हैं, 3 4, ठीक है। सुभस्मिता जी, आशा बोरसे जी, वर्षा जी, विभा जी, मनोज जी, ठीक है, तीसरा चौथा वाला। प्रज्ञा जी, भारती जी, सतकुमार जी, समर्थ जी, बहुत सुंदर, चौथा वाला। और जो हम लोगों ने 5 सिद्धांत पढ़ा उसको याद करने का जो आप लोगों ने बताया था, योग द्वारा मन और शरीर को शिक्षित कर समाज को सुधारा जा सकता है, और भी कई आप लोगों ने दिया था। 7 विधियों को याद रखने का भी पिछले बैच में दिया था, वो लिखा: व्याख्या निर्देशन, व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन करें। आप ही में से किन्हीं ने लिखवाया था तो मैंने ये लिख दिया। व्याख्या निर्देशन, व्यक्ति और समूह को निर्देशित कर परियोजना का प्रदर्शन, 7 विधियों को याद रखें। अब अगली जो क्लास होगी अपनी वो होगी क्लासरूम मैनेजमेंट।